ओके, सो गाइज आज का जो सेशन है वो हेजिंग के ऊपर है। हेजिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हो, है ना। और कुछ ही तरीके होते हैं जिससे आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो, जो कि आज के सेशन में हम कवर करेंगे। आज का सेशन बहुत ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि आज जो मैं आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, इससे आप अपनी ट्रेडिंग के आगे रिस्क फ्री वर्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एक करके मैं हेजिंग के हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करके भी बताऊंगा आज। ठीक है, सबसे पहले हेजिंग। देखिए, हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, और हेजिंग करने के दो पर्पस होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए। पहला, मार्जिन रिडक्शन। हेजिंग के दो पर्पस है, जिसमें से सबसे पहला है मार्जिन रिडक्शन या रिक्वायरमेंट को कम करना, पहला। ठीक है, दूसरा है आपकी पोजीशन का एक इंश्योरेंस खड़ा करना। अब ये इंश्योरेंस क्या होता है ये सबको पता है, और याद रखो जैसे हमारी गाड़ी होती है, गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं। क्या हमें डेली बेसिस पे हमारे इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है? नहीं, हमें हमारे इंश्योरेंस की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, और तब भी इंश्योरेंस आपको प्रॉफिट ला के नहीं देता। इंश्योरेंस का काम क्या है? आपके लॉस को मिनिमाइज करने का काम है। सेम ऐसे ही हेजिंग भी है। आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि आज के सेशन में मैं जो आपको ज्ञान देने वाला हूं ना, लोग इस ज्ञान को देने के लिए अलग से कोर्स बना बना के चला रहे हैं। मैं अकेडमियों के नाम नहीं लूंगा, बट यस, कुछ लोग इसको डीएपी के नाम से चला रहे हैं, कुछ लोग इसको रिस्क फ्री ट्रेडिंग के नाम से चला रहे हैं। बहुत सारी अकेडमी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के दम पे चल रही हैं, और वो पूरे 2 महीने में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पढ़ाते हैं जो आज हम पढ़ लेंगे। तो बहुत ध्यान से अटेंड करना, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको फ्यूचर हेज करना सिखाता हूं कि फ्यूचर को कैसे हेज किया जाता है, फिर अपन ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, है ना। देखो, सबसे पहली एक और चीज और समझ लो कि यार हमें जो हेजिंग करनी है, इससे हम हमारे लॉस को मिनिमाइज करते हैं। अब लॉस के ज्यादा होने के चांसेस भी उधर ज्यादा है जहां आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा, यानी पैसा ज्यादा लगेगा। तो इंडियन मार्केट में पैसा ज्यादा कहां लगता है? फ्यूचर्स में, जी हां। ऑप्शन सेलिंग में, जी हां। इसके अलावा कहीं पे भी ज्यादा अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर से हेजिंग शुरू करते हैं। मान लेते हैं, देखो फ्यूचर के साथ तो दो ही कंडीशन है, या तो आप फ्यूचर को बाय करोगे, या तो आप फ्यूचर को शॉर्ट या फिर सेल करोगे। दो ही चीज हो सकती है फ्यूचर के साथ, या तो खरीदोगे या तो बेचोगे। ठीक है, मान लेते हैं आपने फ्यूचर खरीद लिया, बाय कर लिया। अगर आपने कोई फ्यूचर बाय किया है तो वो अगर आपकी डायरेक्शन में मूव देगा तो आपको होगा फायदा, बट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव देगा तब होगा आपको नुकसान। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कोई फ्यूचर शॉर्ट किया तो फ्यूचर जब नीचे आएगा तब तो आपको फायदा हो जाएगा, बट अगर फ्यूचर ऊपर गया तो आपको होगा वहां पर नुकसान। तो यहां पर आपको जो इंश्योरेंस खड़ा करना है वो कहां खड़ा करना है? नेगेटिव साइड। जिस साइड आपको लॉस होगा उस साइड आपको इंश्योरेंस खड़ा करना है, मतलब हेजिंग में दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है? देखो, बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें कि फ्यूचर नीचे जाए तो उसमें प्रॉफिट हो? मेरे हिसाब से एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है कि यहां पर हम क्या कर लें, एक पुट बाय कर लें, तो ये हेज हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं पुट बाय नहीं करूंगा तो ये मेरी पोजीशन नेकेड कहलाती है, बट अगर मैं इसके साथ एक पुट बाय कर लूंगा तो यहां पर मुझे दो फायदे मिलेंगे। पहला, मार्जिन रिडक्शन मिलेगा, दूसरा मेरा इंश्योरेंस खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर ये नीचे आया तो कहीं ना कहीं मेरा पुट बढ़ के मुझे मेरे लॉस के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दे ही देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूं तो नीचे जाएगा तो फायदा होगा, ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा। तो जिस साइड नुकसान है उस साइड दिमाग लगाओ। मैंने कहा नुकसान कैसे होगा भाई? ऊपर जाएगा तो मैंने कहा इसके साथ एक कॉल बाय कर लेते हैं। क्या किया अपन ने? इसके साथ एक कॉल बाय कर लिया। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो फ्यूचर नुकसान देगा, तो कहीं ना कहीं कॉल बाय प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा? ठीक है, अब ये जो हेजिंग का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको करके बताता हूं।
मेरे चार्ट मतलब अकाउंट में, मेरा जीरोधा का अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया था। ओके ये मेरा जीरोधा का अकाउंट चल रहा है गाइस। यहां पर अपन देखो ऑब्वियसली बात है, यहां पे मेरी तो पोजीशन चल रही है, मैं आपको लाइव पोजीशन बना डाल के नहीं बता पाऊंगा अभी, ऑब्वियसली बात है, मार्केट बंद हो चुका है अपना इक्विटी मार्केट। तो मैं क्या करता हूं भाई, हमें मार्जिन कैलकुलेशन समझनी है ना, हमें मार्जिन कैलकुलेशन समझनी है, हमें समझना है कि अगर हेजिंग करते हैं तो मार्जिन कितने से कम होगा और क्या क्या कंडीशन है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, बास्केट ऑर्डर बना देता हूं, एक यहां पर एक बास्केट ऑर्डर बना देता हूं, उसमें हम सारी चीजों की कैलकुलेशन देख पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोई फ्यूचर बाय करके देखते हैं बास्केट ऑर्डर में। मैंने कहा यार चलो निफ्टी का ही फ्यूचर बाय कर लेते हैं। मैं गया निफ्टी का जनवरी मंथ का फ्यूचर है, मैंने बाय के लिए डाला। अब देखो अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करता हूं तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1,85,000। कितने का? 1,85,000। 1,85,000 का आ रहा ही है फ्यूचर, है ना। अब इसको मेरे को हेज करना है, तो हेज किससे करूंगा भाई, मैंने बाय किया तो मैं पुट से हेज करूंगा। बट पुट तो अलग अलग तरीके के होते हैं, इन द मनी पुट होता है, आउट ऑफ द मनी पुट होता है ना, आपका एट द मनी पुट होता है। किस स्ट्राइक प्राइस से हेज करें, तो हेजिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ द मनी, और वो भी 2 स्ट्राइक प्राइस दूर की आउट ऑफ द मनी। कितने स्ट्राइक प्राइस दूर की? 2 स्ट्राइक प्राइस दूर की आउट ऑफ द मनी से हेज करोगे, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है हेजिंग का। देखो जैसे यहां पे मैं मार्केट देख पा रहा हूं, ऑलमोस्ट 25,080 पे बंद हुआ, यहां दिख रहा है 25,080 पे मार्केट बंद हुआ, यानी 25,100 मान लो। अब यहां से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाना पड़ेगा, पुट खरीदना है मेरे को, तो मैं ले लेता हूं यहां पर 24,900 की। मैंने यहां पे लिखा निफ्टी का 24,900 का पुट। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, आप कोई भी जैसी आपकी स्ट्रैटेजी हो वैसे आप हेज कर सकते हो। मैं अभी आपको वीकली से करके बता देता हूं। यहां पे अब 3 फेब की जो एक्सपायरी आ रही है वो रहेगी अपनी, 3 की रहेगी अब अगली, हाँ अच्छा मंथली एक्सपायरी है ना, लास्ट वीक है, डेट नहीं आती है जीरोधा पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने 24,900 का पुट बाय करना है, फ्यूचर के साथ एक पुट बाय 24,900 का, यानी 200 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस दूर। अब इस पुट को खरीदने में मेरे मात्र लग रहे हैं 2,500 रुपए या 2,600 रुपए, है ना। मतलब इस पुट में मुझे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो सिर्फ 2,600 रुपए का हो सकता है, 2,600 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और ये पुट ऐड करने से मुझे कितना बेनिफिट मिलता है वो देखो जादू। दिस इज द रियल मैजिक ऑफ हेजिंग, जिसके लिए लोग लाखों रुपए ले रहे हैं एज अ कोचिंग इंडिया में राइट नाउ। आप है ना इंस्टाग्राम या गूगल पे चले जाओ, आप देखना जो भी आपको ऑप्शन सेलिंग पढ़ा रहा है ना, वो इसी तरीके से हेजिंग पढ़ा के आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी तो अपन स्ट्रैटेजी भी रिवील कर देंगे, यहां ध्यान देना। देखो निफ्टी का जनवरी मंथ का फ्यूचर अपन ने बाय किया, 1,85,000 जा रहे थे, उसके अगेंस्ट में एक मात्र 2,500 रुपए का इंश्योरेंस खरीदा। 2,500 रुपए का इंश्योरेंस खरीदते आप देखेंगे हमारा जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 75% से कम हो गया। 2 लाख की चीज ऑलमोस्ट 50,000 में आ गई, 75% मार्जिन कम हो गया, प्लस इंश्योरेंस भी खड़ा हो गया। दो याद रखो, हेजिंग के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 कह सकते हैं कि 2 क्या कहते हैं अचीवमेंट चाहिए होनी होती है, अचीवमेंट करनी होती है। वो कौन सी चीज चाहिए? 2 चीजें अचीव करनी होती है, सॉरी कौन सी? एक तो मार्जिन कम हो जाए, इंश्योरेंस खड़ा हो जाए। मार्जिन कम हो गया, इंश्योरेंस खड़ा हो गया। क्यों, कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया है, फ्यूचर अगर ऊपर गया, अब यहां पे आपका दिमाग चल सकता है सर फ्यूचर ऊपर जाएगा तो इसमें नुकसान होगा। अरे इंश्योरेंस तो सिर्फ 2,500 रुपए का है, 2,500 से ज्यादा क्या ही नुकसान हो जाएगा आपका इसमें, है ना। प्लस एक और चीज समझो, यहां पर भाई आप तो देखो इंश्योरेंस की जरूरत कब लगती है? जब कुछ गड़बड़ होती है। जब सब अच्छा चल रहा है तो आपको तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपके 2,500 रुपए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां आपके 1,85,000 लग रहे थे, आज वहां पे सिर्फ 48,000 में काम हो रहा है हमारा। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी तो समझो 3 गुना कम कर दी उसने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2,500 रुपए वर्थ इट है। अब मैंने कहा अपोजिट गया, तो भाई अपोजिट गया तो फ्यूचर में तो लॉस होगा। अब ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर में लॉस तेजी से होगा, ऑप्शन में लॉस मतलब जो प्रॉफिट होगा वो धीरे होगा।
इसीलिए तो मैंने कहा कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं होता, इंश्योरेंस से सिर्फ लॉस मिनिमाइज होता है। तो यहां पर जब नीचे आएगा तो यहां लॉस होगा, बट कहीं ना कहीं जो ये पुट है ये आपको थोड़ा बहुत यहां से क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस दूर से इसको हेज किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कभी भी फ्यूचर करना है तो इस तरीके से करना है। अब आप सोचो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप 5-10-15 हज़ार रुपए डाल के करते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ाकर फ्यूचर में ट्रेड करो तो क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे लिए? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू की दिक्कत, यहां कोई टाइम वैल्यू की दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में जब स्पॉट पे मूव आ जाता है 100 पॉइंट का, तब जाके आपका ऑप्शन 30 से 40 पॉइंट मूव करता है, ठीक है। बट यहां पर अगर आप फ्यूचर ही ले लोगे तो अगर फ्यूचर में 100 पॉइंट का मूव आया तो पूरे के पूरे 100 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर होगा। ये फायदे हैं। प्लस भाई लोग फ्यूचर क्यों नहीं करते इंडिया में, पता है आपको? क्योंकि लोगों को लगता है फ्यूचर बहुत महंगा सेगमेंट है, और लिटरली है महंगा अगर आपको हेजिंग नहीं आती है। मैंने अभी आपके सामने 2 लाख की चीज को 50,000 करके बता दिया। अब इस पोजीशन को बनाने के लिए मेरे अकाउंट में मात्र 50,000 रुपए की जरूरत है, दैट्स इट, और ये पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने फ्यूचर लॉन्ग करके हेज करना बताया। एक बार शॉर्ट भी कर लेते हैं, और इस बार अपन कुछ और लेते हैं। जैसे कोई शेयर ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं। चलो रिलायंस को हेज करते हैं। रिलायंस का जनवरी मंथ का फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया तो यहां पर 1,22,000 रुपए लग रहे हैं। रिलायंस का अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट कर रहा हूं तो 1,22,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है, और रिलायंस चल रहा है ऑलमोस्ट 1386। तो 1386 जो चल रहा है, इससे मैं 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट किया तो कॉल बाय करूंगा, तो मैं इसको देख लेता हूं कौन सा अवेलेबल है। रिलायंस का 1386 यानी 90 यानी 1400 का ले लेते हैं। 10-10 रुपए के गैप पे है, 1400 का कॉल। अब देखो ये जो कॉल है ये मात्र 1500 रुपए का आ रहा है। 1,22,000 का फ्यूचर है, 1500 रुपए का उसका इंश्योरेंस खरीद रहा हूं। ये खरीदा 35,000 रुपए का हो गया। देखो जादू, 1,22,000 की चीज पे ऑलमोस्ट 75 से 80% के अराउंड का मार्जिन कम हो गया मेरे हिसाब से, है ना। 1,25 ही मान लो, 40,000 भी नहीं हुआ, 35,000 रुपए भी नहीं गया गाइस। कितना तगड़ा मार्जिन कम हुआ, प्लस आपका इंश्योरेंस भी खड़ा हो गया, आपकी पोजीशन नेकेड नहीं रही अब, है ना। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा लो और फ्यूचर को करो, वो भी हेज के साथ। भाई बिना सीट बेल्ट के कार चलाना तो रिस्की है ना, इसीलिए सीट बेल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बट सही प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप सीट बेल्ट लगा पाओगे, इसीलिए हेजिंग बता रहा हूं, ठीक है। चलो ये तो था फ्यूचर हेज करना। अब एक और हेज करना और सिखा देता हूं मैं, जो कि मेन है, ठीक है। अब दूसरा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, वो है हमारा ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग 5-10 हजार में हो जाती है, ऑप्शन सेलिंग 2 लाख रुपए में हो रही है, यानी वहां पर भी ज्यादा पैसा लग रहा है, रिस्क ज्यादा है, मतलब रिस्क कम किया जा सकता है हेजिंग के साथ। कैसे होता है समझो, मैंने कॉल सेल किया तो मैं चाहता हूं मार्केट नीचे जाएगा तो फायदा होगा, एक जगह अटका तो भी फायदा होगा, बट मार्केट उल्टा चला गया तो लॉस होगा, ठीक है। अगर मैंने पुट सेल किया, मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, मार्केट एक जगह अटका तो भी प्रॉफिट होगा, बट मार्केट नीचे आया तो लॉस होगा। अब मैंने आपको पहले भी समझाया, जब भी हेज कर रहे हो तो लॉस वाली साइड पे दिमाग लगाओ। यहां पर लॉस वाली साइड है ये वाली, जब प्राइस ऊपर जा रही है। तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है ऑप्शन में जिसका भाव बढ़ता है, वो है एक कॉल बाय। तो अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में मैं एक कॉल बाय कर लूंगा तो मेरी पोजीशन हेज हो जाएगी। इधर भी समझो, यहां पुट सेल है तो इसके साथ मैं अगर एक पुट बाय कर लूंगा तो यहां पर भी मेरी पोजीशन हेज हो जाएगी। इतना आसान है, ठीक है। अब अगर आप अब देखोगे ना सेलिंग को, तो भाई ये बवाल कॉम्बिनेशन हो गया। देखो सेलिंग में आपके सबसे पहले तो जीतने के चांसेस ज्यादा है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था 67% विनिंग चांस होते हैं ऑप्शन सेलर के,
ठीक है। प्लस अगर आप उसको हेज और कर लोगे ना, आप मार्केट में अनबीटेबल हो सकते हो। ऑप्शन सेलर को नुकसान पता है एक ही केस में होता है, जब उसके पास एडजस्टमेंट के पैसे नहीं बचते। अदरवाइज ऑप्शन सेलर को मार्केट में नुकसान कराना बहुत टफ है। अगर उसके पास पोजीशन को मेंटेन करने के पैसे हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट में पैसे कमा के ही उठता है। ठीक है, चलो अब ये मैंने ऑप्शन सेलिंग का हेज बताया। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार में स्ट्रैटेजी फिट हो जाए, है ना। चलो अब ध्यान से समझना। आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सब तो देखते ही हो, निफ्टी तो देखते ही होगे यार, है ना। निफ्टी का ऑन एन एवरेज मूव पर डे का कितने पॉइंट का है बता दो फटाफट लिख के कमेंट सेक्शन में गाइस। पर डे का मूव कितने पॉइंट का आता है? एवरेज, ऑन एन एवरेज निफ्टी पर डे कितने पॉइंट का मूव देती है? अविनाश कह रहे हैं 100 पॉइंट का मूव देती है। क्या बात कर रहे हो अविनाश? सिर्फ 100 पॉइंट का मूव देती है? आर यू श्योर? 900 पॉइंट। तनिष्क, कौन सा निफ्टी देख रहे हो तनिष्क? द राइट आंसर इज ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं न्यूज वाले दिन नहीं बोल रहा। न्यूज वाला दिन एवरेज डे नहीं होता है। सॉरी, मैं न्यूज वाले दिन नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का मूव आता है पर डे, और मुझे लगता है सभी इस बात पे एग्री करेगी। ठीक है, चलो अब गेम समझना जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले निफ्टी की अभी क्लोजिंग देखी अपन ने 25,080 यानी 25,100 मान लेता हूं। बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको आखिर तक। 25,100 मार्केट की आज की क्लोजिंग है। ठीक है, आज फ्राइडे है, मंडे की बात करता हूं। मंडे मान लेते हैं कोई मेजर इवेंट नहीं है, नॉर्मल डे है, तो यार मंडे के दिन भी तो मार्केट 200 से 250 पॉइंट ही चल सकता है। सही बात है भाई, डेली अगर उसका एवरेज 200 से 250 पॉइंट है तो मंडे को भी 200 से 250 पॉइंट का एवरेज होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चक्रव्यूह रच रहा हूं। लोग इसको डीएपी के नाम से बेच रहे हैं, लोग इसको हेजिंग प्लस स्कैल्पिंग के नाम से बेच रहे हैं। मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना। मैं यहां पर आपके बोर्ड पे एक चक्रव्यूह रचूंगा और उसमें से निकल के बता दो। देखो 25,100 मार्केट चल रहा है, मंडे को मार्केट खुलेगा तो 250 पॉइंट का मूव आ सकता है। ठीक है, अब वो 250 पॉइंट का मूव किस साइड भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान समझना, मैंने, चलो आपने बोला 250, मैं तो 300 पॉइंट पकड़ लेता हूं और सेफर साइड 300 पॉइंट, यहां से 300 पॉइंट ऊपर यानी 25,400 का मैं कॉल सेल कर दूंगा। दिमाग लगाना, देखो मैंने क्या किया, कॉल सेल कर दिया दूर का। अब ये जो कॉल है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, और आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने जब ऑप्शन का डे 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इन द मनी ऑप्शन को छोड़ के दुनिया जहां का कोई भी ऑप्शन हो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है। लॉजिक में पढ़ा चुका हूं क्यों होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मार्केट में मंडे को एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। अभी तो पहले मान लेते हैं मंडे को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो निफ्टी 250 पॉइंट ही चलेगा, और 250 पॉइंट चलेगा तो भाई मैंने 250 पॉइंट ऊपर का कॉल कर दिया सेल। अब मैंने चक्रव्यूह और टाइट रचा, मैंने कहा यहां पे 24,800 का एक पुट भी बेच देता हूं, तो ये भी पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। आपने बोला 200 से 250 पॉइंट चलता है, मैंने कहा 300 पकड़ लो, है ना, और मैंने क्या किया, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे पकड़ो। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ओवरऑल 600 पॉइंट का एक कॉरिडोर क्रिएट कर लिया अपने लिए। क्या क्रिएट किया, कॉरिडोर। ठीक है, कि यार मार्केट अगर इस 600 पॉइंट के अंदर बंद होगा तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि दोनों ही आउट ऑफ द मनी स्टेटस पे बंद हो जाएंगे। सही बात है ये, है ना, दोनों ही क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी स्टेटस पे बंद हो जाएंगे, तो दोनों में हमारे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो बहुत हैवी है।
एडजस्टमेंट समझना मजाक नहीं है, इसीलिए आज सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इसको सिर्फ स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। यहां पर मैंने निफ्टी से 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे कॉल और पुट को सेल कर दिया। अब इस पोजीशन को बनाने में कितने रुपए लगे, क्या हुआ, वो समझो पहले। तो यहां से अपन जाते हैं अकाउंट पे, वापस से एग्जिस्टिंग पोजीशन को करते हैं डिलीट। यहां पर निफ्टी के वो दोनों ऑप्शन जो हमने शॉर्ट करें वो जोड़ते हैं। देखिए तो कितने रुपए लग रहे हैं। एक था 25,400 का कॉल, ये मैंने 25,400 का कॉल ले लिया और इसको कर दिया सेल। अरे बाप रे, कितने में सेल हो रहा है, 1,60,000 में सेल हो रहा है। अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, अभी तो जादू देखो, अगर मैं पुट कर दूं तो निफ्टी का 24,800 का पुट अगर मैं कर दूं तो 22 रुपए पे चल रहा है। अरे ये तो 1,64 में हो रहा है, करीबन 1.5 लाख रुपए दोनों में लग रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलो अब दोनों पोजीशन को अगर मैं एक साथ बनाऊंगा तो मार्जिन कितना चाहिए, कितना जाना चाहिए, 3 लाख रुपए जाना चाहिए। देखते हैं, इसमें पुट तो ऐड है ही, मैं कॉल और ऐड वापस से कर देता हूं। मैं गया निफ्टी पे 25 कितना था 200 नहीं 400 का कॉल सेल ऐड करना है। 1.5 लाख उधर 1.5 लाख इधर, दोनों का मार्जिन कंबाइन होके 3 लाख होना चाहिए। अरे ये तो मार्जिन 3 लाख तो लगा ही नहीं, 1,95 ही लगा। क्यों लगा पता है आपको, क्योंकि यहां पर आपने आपके ब्रोकर को अपनी पोजीशन से यह बता दिया कि मैंने अनलिमिटेड लॉस नहीं, मैंने लिमिटेड लॉस लेके ट्रेड किया है। क्या होता है, अगर आप अपने पिछले पुराने सेशन पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने बताया है कि बायर और सेलर में रिस्क का डिफरेंस होता है। मैंने आपको एक कारण बताया था क्यों सेलिंग करते वक्त आपको 2 लाख रुपए लगते हैं। वही लॉजिक यहां पे आप समझो। अगर मैं किसी चीज को मान लेते हैं कॉल मैंने सेल किया 100 रुपए पे, तो मैक्सिमम तो वो 0 ही हो सकता है ना, मतलब 100 ही रुपए कमाने को मिलेंगे, बट लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है उसमें, है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ, आपने 2 ऑप्शन ऐसे सेल करे हैं कि आपका जो अनलिमिटेड लॉस था अब वो लिमिटेड लॉस में बदल चुका है। कैसे बदल चुका है, क्यों ये मार्जिन बेनिफिट मिला हमें वो समझो। यहां देखो भाई, अपन ने 600 पॉइंट की रेंज पकड़ ली, है ना भाई। हमने बोला मार्केट ऑन एन एवरेज 200 से 250 पॉइंट चलता है, ठीक है। अब अगर मैंने 600 पॉइंट की रेंज पकड़ ली तो क्या इस चीज की प्रोबेबिलिटी हाई नहीं हो गई कि मार्केट मंडे को इस 600 पॉइंट के अंदर ही बंद होगा? बिल्कुल हाई हो गई, है ना। प्लस क्या हो सकता है, सिनेरियो समझो, या तो मार्केट इस रेंज के अंदर बंद होगा, या तो इस रेंज के बाहर बंद होगा, या तो इस रेंज के बाहर बंद होगा। 3 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, या तो रेंज के अंदर बंद होगा, या तो ऊपर के बाहर होगा, या तो नीचे से बाहर बंद होगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। अब इन प्रोबेबिलिटी को अगर आप एनालाइज करो इंटेलेक्चुअल लेवल लगा के, तो आपको समझ में आएगा कि यार ऑलमोस्ट 95% चांस तो ये है कि वो इस रेंज के अंदर बंद हो जाए। बहुत ही कम चांस है कि मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर जाए मंडे को, क्योंकि हमने ऑन एन एवरेज मूवमेंट तो कवर ही कर लिया। 250 का बोला मैंने, 300 पॉइंट लिए हैं। फिर अगर मान लेते हैं मार्केट यहां क्लोजिंग दे देता है तो भाई इसमें लॉस होगा, बट इसमें तो फायदा होगा ना। मतलब पहली कंडीशन अगर होगी तो हमें दोनों ऑप्शन में फायदा होगा, अगर दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन होगी तो उसमें हमें एक जगह लॉस होगा तो दूसरी जगह फायदा होना तय है। मतलब एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है मार्केट में जिसमें मुझे दोनों पोजीशन में लॉस हो जाए। हो सकता है क्या, सोच के देख लेना, ऐसी कंडीशन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों के आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर रखे हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप अपने ब्रोकर को यह समझा देते हो कि यार मैंने जो पोजीशन बनाई है ये हेज हो चुकी है, या मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई है इससे मेरा जो लॉस का जो रिस्क है वो कम हो गया है, तो उसके अगेंस्ट में आपका ब्रोकर आपको दे देता है मार्जिन बेनिफिट। तो जो 3 लाख की चीज थी वो 2 लाख में इसलिए हुई क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्रोकर को समझ में आ गया कि आपने अपनी रिस्क को कम कर दिया, ठीक है। बट अभी तक मैंने अपना जादू नहीं दिखाया, क्योंकि अभी तक मैंने हेज नहीं किया, ये तो अपने आप मार्जिन कम हुआ। अब करूंगा मैं हेज, और कैसे करूंगा समझो। मैं क्या करूंगा, कॉल सेल है ना, इसको हेज कर देता हूं एक और से 25,500 का मैं कॉल बाय कर लेता हूं, ठीक है। नीचे
24,700 का मैं पुट बाय कर लेता हूं। अब मैंने इंश्योरेंस खरीदे हैं, थोड़ी देर पहले जो सेलिंग बताई थी अब करा है मैंने वो काम, तो मैंने अब देखो ये जो कॉल बाय किया पुट बाय किया ना, ये तो और डीप आउट ऑफ द मनी हो गए। इसका मतलब अगर मार्केट इस 600 पॉइंट के अंदर बंद होता है तो इनका जीरो होना भी तय है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, हमेशा एक चीज याद रखना, इंश्योरेंस से कभी भी पैसे कमाने का नहीं सोचना। इंश्योरेंस हमें तब मदद करेगा जब हमारे साथ गड़बड़ होगी, जब पोजीशन अपोजिट जाएगी। इसका काम है मार्जिन बेनिफिट देना, और जब गड़बड़ हो जाए, पोजीशन लॉस क्रिएट कर रही होगी, मेजर प्लेयर जब लॉस देंगे तभी आपके लॉस को कम करेगा। कभी भी ये जो हेज वाली है ना इंश्योरेंस, इससे पैसे कमाने का नहीं सोचना है, ठीक है। अब मैंने ये पोजीशन बना ली, ठीक है। अब अगर आप उसी प्रोबेबिलिटी की बात करो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया, तो समझना भाई अगर मार्केट इस रेंज के अंदर बंद होता है तो ये चारों ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, और अगर चारों ऑप्शन जीरो होते हैं तो ये जो सेल हैं ये थोड़ा नियर बाय के हैं, मतलब इनकी प्रीमियम होगी ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं, ये 20-20 रुपए पे मिले और ये हमें मिल गए हैं फॉर एन एग्जाम्पल 5-5 रुपए पे, ठीक है। अगर मार्केट एक नंबर यानी इस 600 पॉइंट की रेंज के अंदर बंद होता है तो क्या होगा, ये जो 20 रुपए, ये 20 रुपए, 5-5 सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल 40 रुपए की प्रीमियम क्रेडिट होगी और 10 रुपए की प्रीमियम डेबिट होगी, टोटल 30 रुपए की प्रीमियम मेरे पास बचेगी। सही है हिसाब? ये दोनों सेल हुए, प्रॉफिट हुआ, ये दोनों बाय हुए, लॉस हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर चले जाए, तो अब क्या होगा, यहां पे तो हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि यहां ओवरऑल प्रीमियम का अंतर है, तो यहां से दोनों पोजीशन जीरो हो जाएंगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर हमें लॉस होगा, बट उस लॉस की कुछ ना कुछ रिकवरी ऊपर से हो जाएगी। अब वो जो जब एक तरफा भाग रहा था मार्केट, तो उसका भी इलाज कर दिया अपन ने कि अब मार्केट ऊपर जाए तो ये तो प्रॉफिट देगा ही ना अपन को। ऐसे ही अगर मार्केट इस कंडीशन में बंद होगा तो भी एक तरफ ही लॉस होगा, दूसरी तरफ तो प्रॉफिट होना तय है। और ये जो लॉस है ये कम इसलिए हो गया क्योंकि अब हमने इसका इंश्योरेंस खड़ा कर लिया, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है अब अपन बनाते हैं, याद रखो ये दोनों पोजीशन 3 लाख रुपए में बन रही थी पहले, है ना। 3 लाख से अब हम 2 लाख पे आए हैं और अब असली हेजिंग होगी। कैसे? 24,700 का पुट जो है वो मैं ऐड कर देता हूं। अब देखो 12 रुपए का मिल रहा है, जैसा मैंने बोला था, है ना, ये मिल गया 12 रुपए का, ठीक है। अभी इसकी प्रीमियम इसलिए कम हो गई है क्योंकि फ्राइडे है। अभी ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं सिखाऊंगा ये कब करनी है, कब नहीं करनी है, कितने बजे करनी है, कैसे बनानी है, कैसे स्क्वायर ऑफ करना है, एडजस्टमेंट कैसे होंगे, ये सब अगले सेशन में बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और हेजिंग का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अब ये हो गया, अब इसमें मैं एक वो और ऐड कर देता हूं, कौन सा, 25,500 का निफ्टी का, 25,500 का कॉल, ठीक है। इसको मैंने बाय कर लिया। अब देखो जादू, 70,000 पे ले आए अपन। अब जो हेजिंग हुई है ना, ये बवाल है मेरी नजर में। ये चक्रव्यूह ऐसा रच दिया अपन ने कि मार्केट चाहेगा भी ना तो बड़ा लॉस नहीं दे सकता। यही है पावर ऑफ हेजिंग, जो लोग चिल्ला चिल्ला के सिखा रहे हैं, रिस्क फ्री ट्रेडिंग, रिस्क फ्री पैसा, है ना। अब यहां पे ध्यान से समझो, तो जो पोजीशन 3 लाख से शुरू हुई थी वो 70,000 में बन गई है। मेरे हिसाब से हमने हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 75% से कम कर दिया। 3 लाख की पोजीशन कितने में, मात्र 70,000 रुपए में बन रही है। कितना बढ़िया हेज हुआ, प्लस हेज ऐसा हो गया कि अब आपका मार्केट कहीं पे भी जाए आपको मेजर लॉस नहीं होगा। भाई जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, यू नेवर नो दिन के आखिर में आप प्रॉफिट लेके उठोगे, लॉस लेके उठोगे। बट जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, एक चीज तो पक्का है, या तो पैसे लेके उठोगे या तो छोटा लॉस लेके उठोगे, बड़ा लॉस लेके नहीं उठोगे, है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन हेजिंग, ठीक है। अब यार हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में भरता बन गया हो कि यार कौन सा ऑप्शन सेल कर दिया सर ने, कौन सा बाय कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो एक चीज समझो, हमने किया क्या उसको एक ओवरऑल समझते हैं, है ना। हमने क्या किया, ऊपर का एक कॉल सेल कर दिया, फिर ठीक उसके ऊपर का एक कॉल बाय कर लिया, ठीक है। फिर नीचे का एक पुट सेल कर दिया।
और उसके नीचे का एक पुट बाय कर लिया। आई बात समझ में? यही स्ट्रक्चर अपना। अब बहुत ध्यान से समझना भाई, ऊपर का ये जो दो पोजीशन है इसको एक लेग बोलते हैं और इसको दूसरा लेग बोलते हैं। ये सिंगल लेग, ये डुअल लेग, ऐसे बोल लो, है ना। तो कॉल का जो लेग है और पुट का जो लेग है, अगर हम इन चारों पोजीशनों को एक साथ बनाते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जो लोग डीएपी या अलग अलग नाम से बेच रहे हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई? आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, आयरन कॉरिडोर, आयरन कॉन्डोर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर अगर हम सिर्फ ऊपर वाला लेग बनाए या सिर्फ नीचे वाला लेग बनाएंगे तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्प्रेड। कौन सा स्प्रेड? बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको, और नीचे वाले को बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। तो एक ही स्ट्रैटेजी में तीन अलग अलग स्ट्रैटेजी कवर होती है। अगर आप सिंगल लेग बनाओगे तो वो हो जाता है स्प्रेड, है ना। ये वाला अगर दोनों चारों लेग एक साथ, मतलब दोनों लेग एक साथ डिप्लॉय करते हो, चारों पोजीशन बनाते हो, तो इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जो कि एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। अब बियर कॉल स्प्रेड कब बनाते हैं? जब आपको मार्केट का व्यू होता है बियरिश, और बुल पुट स्प्रेड जब बनाते हैं जब आपका मार्केट का व्यू होता है बुलिश। स्प्रेड भी बताऊंगा अगले सेशन में कि स्प्रेड कब बनाते हैं, स्प्रेड का कैसे फायदा उठाते हैं और आयरन कॉन्डोर का फायदा कैसे उठाते हैं। चलो अब सेशन के आखिर में मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं, इस स्ट्रैटेजी को याद करने का तरीका। तो बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखो, आपको एक बार मैं पानी की तरह आपके दिमाग में ये स्ट्रैटेजी उतार देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये और ये क्या किया मैंने, ये और ये, मतलब ये दोनों पोजीशन हो गई सेल की, ये दोनों पोजीशन हो गई बाय की, ये बन गया आयरन कॉन्डोर। एक बार में याद हो जाता है ऐसा आयरन कॉन्डोर। मेरे आज तक किसी स्टूडेंट को आयरन कॉन्डोर याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ये याद कर लिया, ये दोनों सेल और ये दोनों ऊपर की बाय। यही तो क्या, देखो ये दोनों सेल, ये दोनों ऊपर की बाय। और अगर मैं सिर्फ ऊपर की बनाऊंगा तो स्प्रेड, नीचे की बनाऊंगा तो स्प्रेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके थ्रू अब समझ में आ गया होगा, है ना।